हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। परसेंटेज से रिलेटेड जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो कई सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस भी हमने की है। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ये भी परसेंटेज से ही रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अमन का खर्च जो है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, यानी विमल का खर्च जितना है अमन का खर्च उससे 30% ज्यादा है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है, यानी रमन का खर्च जितना है विमल का खर्च उससे 10% कम है। और तीनों के खर्च का योग हमें दिया है 6447 रुपए। फिर हमसे पूछ रहा है कि अमन का खर्च कितना है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि अमन का खर्च विमल के खर्च पर डिपेंड करता है और विमल का खर्च रमन के खर्च पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अमन और विमल दोनों का खर्च रमन के खर्च पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम रमन के खर्च को एक्स मान लें, रुपए एक्स मान लें, हमने माना कि रमन का खर्च कितना है, रुपए एक्स है, तो विमल का खर्च कितना हो जाएगा। आप देख सकते हैं विमल का खर्च जो होगा वो एक्स का कितना होगा, 10% कम है ना रमन के खर्च से, तो 10% कम। तो कम के लिए मैंने बोला था 100 में से उतना माइनस कर दीजिए जितना कम है और दी गई क्वांटिटी का उतने परसेंट निकाल लीजिए। तो यक्स का जब आप 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। तो यक्स का 90%, और 90% का मतलब क्या हो जाएगा, यक्स का 90%। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो यक्स इंटू 90/100 फाइंड आउट होगा। जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो ₹9x अपान कितना हो गया 10, क्योंकि यक्स का मल्टीप्लाई हमेशा न्यूमरेटर यानी अंश में होता है। फिर अगला क्या है, अमन का खर्च। तो अमन का खर्च आप बता सकते हैं कि अमन का खर्च जो है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो अधिक का मतलब 100 में 30 ऐड कर देंगे उसी क्वांटिटी का। तो विमल के खर्च का है ना, तो विमल का खर्च कितना है, 9x/10 रुपए है। इसका कितना 30% ज्यादा, यानी इसका 30% अगर आप करेंगे तो 130% हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, 13 और 9 का गुणा 117 होता है, 117x। और 10 और 10 का गुणा कितना हो गया, 100। अभी प्रश्न के अनुसार अगर हम यक्स को 9x/10 को और 117x/100 को, इन तीनों को जोड़ें तो इन तीनों के खर्च का योग हमें कितना दिया है प्रश्न के अनुसार, 6447 रुपए। तो इन तीनों के खर्चों को अगर हम जोड़ें तो ये बराबर हो जाएगा 6447 रुपए। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके नीचे एक है, आप देख सकते हैं 1, 10 और 100 का लासा कितना होगा, 100। इसको 100 बनाने के लिए आपने समझ गए होंगे कि 100 का ही गुणा करना होगा, तो अंश में भी 100 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 100x। 10 को 100 बनाने के लिए 10 का गुणा करना पर्याप्त है, क्योंकि 10 और 10 का गुणा 100 होता है, इसलिए अंश में भी 10 का गुणा होगा, तो 10 नवे कितना होगा, 90। आप सबको पता है कि अंश बराबर करने की प्रक्रिया में जितना हर बराबर करने के बाद लाशा आता है, उस लाशा के बराबर हर को बनाने के लिए किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, और जिस संख्या से हम हर में गुणा करते हैं हमें अंश में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 बनेगा, तो अंश में भी 10 का गुणा करेंगे तो 10 नवे 90। और 100 यहाँ पहले से ही, तो इसमें 1 का गुणा करना पर्याप्त है, और 117 में 1 का गुणा करेंगे तो 117x ही आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रिलेशन बराबर कितना, 6447। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 और 117 217 हो जाएगा, और 90 उसमें जुड़ेगा तो 307 हो जाएगा। तो 307x, और जो बटे 100 अगर हम उसको उस तरफ भेज दें तो फिर ये कितना हो जाएगा, 6 4 4 7 गुणे कितना, 100। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इस रिलेशन को 307 से भाग कर दें तो ये इधर कैंसिल हो जाएगा, केवल यक्स बचेगा। 6447 को अगर हम 307 से भाग करेंगे तो पहली बार 2 बार जाएगा, तो 2 सत्ते 14, फिर 2 शून्य शून्य 1 आएगा, 2 तियां 6, 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 1 गए 3, ये कैंसिल हो जाएगा और 7 यहाँ आएगा। आप देख सकते हैं बराबर चीजें, तो एक बार जाएगा तो 307 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब भागफल 21 है।
तो इसे जब इससे भाग करेंगे 21 आएगा और 100 पहले से ही यहाँ पर गुणा के रूप में है, तो 100 और 21 का गुणनफल जो आएगा वही x का मान होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 21 और 100 का गुणा जो है वो कितना है, 2100 है। तो यक्स का मान 2100 आया, आप इसे हटा दीजिए। तो यक्स का मान 2100 आया, पर हमें यक्स का मान ना निकालकर हमसे बोला है कि अमन का खर्च निकालना है। तो अमन का खर्च आप देख सकते हैं 117x/100 है। तो आप क्या कर सकते हैं, अमन का खर्च निकालने के लिए 117 और यक्स के स्थान पर 2100 और बटे कितना 100 कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 117 में 21 का गुणा करके आप बड़े आसानी से अमन का खर्च फाइंड कर सकते हैं। तो 1 सत्ते 7, 1 कम 1, 1 1 कम 1, 2 सत्ते 14, 2 1 2, 1 3, फिर 2 1 कम 2। आप देख सकते हैं यहाँ 7 आएगा, फिर 4 1 5, 3 1 4, 2457 रुपए आ गया। और ये है किसका खर्च, ये है अमन का खर्च। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। 2457 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति की मासिक आय दे रखी है रुपए 13,500 थी तथा उसका मासिक व्यय रुपए 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में वृद्धि की गई 14% की तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि बचत होता क्या है। बचत जितनी आय होती है उस आय में से अगर हम खर्च को माइनस कर दें तो जो शेष राशि होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, बचत बोलते हैं। तो उसमें बोला कि बचत में कितनी वृद्धि हुई। तो शुरुआत में बचत इतनी आय थी और इतना खर्च था, व्यय, व्यय मतलब खर्च, तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो शुरुआत में बचत पता चल जाएगी। फिर 14% की वृद्धि आय में होने के बाद और व्यय में 7% की वृद्धि होने के उपरांत जो आय और बचत व्यय आएगा उनका जो अंतर होगा वो अगली बार का बचत आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि शुरुआती बचत और जो अंतिम बचत है उसमें अंतर कितना है, और शुरुआती बचत से भाग करके गुणे 100 कर देंगे तो हमें वृद्धि पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, आय है कितनी, आय है रुपए 13,500 और व्यय कितनी दे रखी है, तो व्यय दे रखा है रुपए 9,000। अब आप सब बताइए बचत कितना होगा। तो मैंने बोला कि आय और व्यय का जो अंतर होता है उसी को बचत हम कहते हैं। तो 13,500 में से 9,000 अगर हम माइनस कर दें तो जो आंसर आएगा 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 गए 4, यानी 4500 रुपये। ये प्रारंभिक बचत है, एक तरीके से इसे प्रारंभिक बचत बोल सकते हैं। अब देखिए वृद्धि 14% की हो रही है किसमें, आय में। तो आय में वृद्धि के बाद, या सीधे लिख लीजिए कि वृद्धि के बाद आय, वृद्धि के बाद आय। हालांकि ये सब चीजें एग्जाम में तो लिखना नहीं होता, पर यहाँ सब कुछ समझाने के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है। तो वृद्धि के बाद आय जो होगा वो रुपए कितना होगा, आप देख सकते हैं 13,500 है, उसमें वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि जब भी होती है यानी अधिक हो रहा है 14%, तो इसका मतलब 100 प्लस 114, 100 प्लस 14 तो 114%, यानी इसका 114%। तो 114 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, इन दोनों का गुणनफल आंसर होगा। तो 135 गुणे 114, 4 25 कितना होगा 20, 4 दिया 12, 2 14, फिर 4 करण 4 1 5, 1 से गुणा होगा तो वही चीज मिलेगी हमें, और यहाँ पर भी हमें वही चीज मिलेगी। 0, 5 और 4 9, 5 5 10 3 13, 3 1 4, 4 1 हो गया 5, यानी 15,390। अब देख सकते हैं कि वृद्धि के बाद जो आय आई वो कितनी आई, 15,390 रुपए। अब वृद्धि के बाद हम क्या निकाल लेते हैं, खर्च यानी व्यय निकाल लेते हैं। तो 7% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि के उपरांत यानी वृद्धि के बाद व्यय कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं रुपए 9,000 का 7% वृद्धि होगी तो 107%, यानी 107% का मतलब बटे 100 होता है। 2 जीरो से यहाँ हट जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 107 गुणे 90, 9 का गुणा कर लीजिए, 9 सत्ते 63, 9 शून्य 0 6 आया, फिर 9 1 9, 1 जीरो अपने आप यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि लास्ट में टेंस है। तो हो जाएगा 9 6 3 0। ये क्या चीज़ आया, ये आया है व्यय। अब अगर आय वृद्धि के बाद, आय और वृद्धि के बाद व्यय पता चल गया तो वृद्धि के उपरांत जो बचत होगी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं बचत कितना होगा, इसमें से इतना माइनस कर दीजिए। तो रुपए 15,390 में से 9,630 रुपये अगर हम माइनस कर दें तो 0, 9 में से 3 गए 6, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ बचा 14 में से 9 गए 5, यानी रुपए 5,760। अब देखिए अंत वाला जो बचत है, अंतिम जो बचत है वो 5,760 है और शुरुआती बचत कितना है 4500। तो शुरुआत में 45 था और अब बचत बढ़ गई ना, इससे वृद्धि हो गई। तो कितनी वृद्धि हुई, इसमें से इतना माइनस कर लीजिए। तो हमें वृद्धि प्रतिशत अगर निकालना है, इसे हटा देते हैं क्योंकि हमें ये सब नहीं निकालना है, हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है बचत में। तो अंतिम बचत यानी 5760 माइनस शुरुआती बचत डिवाइड बाई शुरुआती, हमेशा प्रारंभिक चीज पे निकाली जाती है परसेंटेज, और गुणे 100। 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 6 में से 0 जाएगा 6 आएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, और 5 में से 4 जाएगा 2 आएगा। 2 0 यहाँ से हटा दीजिए, बटे कितना हो गया 45। 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 12 26 हो गया, 5 5 25, 1 26, 1 और 0 10, 5 दूनी 10, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 7 25, 18 7 25, फिर 9 8 72, यानी 28 आया। और ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 करने के बाद ये परसेंटेज में आता है। तो वृद्धि कितनी आ गई 28%, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा इन दोनों क्वेश्चंस के। वीडियो शॉर्ट ही रहेगी ताकि आपको पढ़ने और रिवीजन करने में आसानी हो। अब अगर आपको लगता है कि इन वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल रही है तो वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।